हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, कठिन चुनौतियों के बीच एक अच्छी खबर आ रही है हमारे बैंकर साथियों के लिए कि वेज रिविजन से संबंधित जो MOU है वो IBA और यूनियन लीडर के बीच साइन हो गया है। तो एक बड़ी अच्छी खबर है। चलिए, डिटेल जानकारी आने के बाद उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का वीडियो कोई सब्जेक्टिव वीडियो नहीं है। आज हम लोग एक व्यू रचना के बारे में बात करेंगे कि प्रमोशन एग्जाम में किस तरीके से सफलता पाई जाए। उसके लिए हम लोग कंटेंट की बात करें, इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्रमोशन एग्जाम्स हैं उनमें व्यू रचना क्या होनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। तो प्रमोशन एग्जाम में सफलता पाने के लिए जो तैयारी की जाती है, क्या क्या स्टेप रहते हैं, कैसे कैसे होने चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले चीज़ चर्चा करते हैं। जो पहला चीज़ इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रमोशन एग्जाम में वो होता है कंटेंट। जी हाँ, कंटेंट आप कहाँ से ले रहे हैं, आपके पास क्या स्टडी मटेरियल है, ये बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है सफलता पाने के लिए प्रमोशन एग्जाम में। क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर चेंजेस बहुत होते हैं। आप सुबह कुछ MSME का डेफिनेशन पढ़े होंगे, शाम को चेंज हो जाएगा। जी हाँ, तो बैंकिंग में बहुत सारे चेंज होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो इसलिए आप कंटेंट कहाँ से ले रहे हैं। अगर आप 6 महीना पुराना भी कंटेंट पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई रहती हैं। तो आपको अपडेट कंटेंट कहाँ से ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो कंटेंट आपके सिलेबस के हिसाब से हों। जनरल बैंकिंग के अगर कंटेंट ले रहे हैं तो वो अपडेटेड हों और वो कंटेंट आपके पास होने चाहिए आपके पैटर्न के हिसाब से। आपके एग्ज़ाम में किस तरह से पैटर्न आते हैं तो उस पैटर्न के हिसाब से, उस सिलेबस के हिसाब से आपके पास अपडेटेड जो है कंटेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। बैंकिंग में इतने सारे चेंजेस आते हैं तो आपको अपडेटेड कंटेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है, जैसे YouTube वीडियोज़ में लेक्चर्स आते हैं तो क्या होता है, जब आपके पास सर्कुलर होता है, पाठ्य सामग्री होते हैं तो वो बड़े लंबे होते हैं और वो सर्कुलर्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा पेजेस के होते हैं, जिसकी वजह से उनको पढ़ने के लिए और उससे पढ़ने के बाद भी उसको आप किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो उसमें दिक्कत होती है। तो जो YouTube वीडियो है इसमें भी काफ़ी लाभकारी होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, आपको जहाँ से अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं YouTube वीडियो से आप उनको देख सकते हैं। वीडियो देखने से फ़ायदा ये होता है कि आपको जो 10 से 15 मिनट के वीडियोस में वो चीज़ें सरल तरीके से समझ में आती हैं। क्योंकि अगर उसको कोई समझा के बता देता है सरल तरीके से तो वो आत्मसात हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। और समझ में किसी को आ गई तो याद रखने वाली बात नहीं होती है। देखिए, या तो याद रख लो या अगर समझ में आ गया तो याद करने की ज़रूरत नहीं। तो यूट्यूब वीडियोज़ भी काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। अगर अच्छा कंटेंट आपको मिला, अपडेटेड कंटेंट मिला, तो आप यूट्यूब वीडियो को भी एक अच्छा माध्यम मान सकते हैं स्टडी करने के लिए। और लगातार इसका क्रेज़ भी बढ़ रहा है क्योंकि आपको सरल से सरल तकनीक के माध्यम से वीडियो के तौर पर आपको जो ज्ञान है वो सही तरीके से आप तक आ रही है। तो वो यूज़र फ्रेंडली होता है, हैंडी होता है। तो आप जब भी समय मिलता है आप उसको पढ़ के वो स्टडी कर सकते हैं और एक मनोरंजन करते हुए भी स्टडी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको इरिटेशन नहीं लगता है। जहाँ भी थोड़ा समय मिला आप मोबाइल से भी एक छोटा सा वीडियो देख के आप उसको सीख सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देख लिए तो सीख जाएंगे और एक DRT से रिलेटेड, RTI से रिलेटेड ये वीडियो देख के भी आप सीख सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि YouTube वीडियो के माध्यम से कहाँ अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं और उसको सब्सक्राइब करके आप भी YouTube वीडियो से स्टडी कर सकते हो। तीसरी बड़ी बात जो होती है, नोट्स लिखना। जी हाँ, जहाँ भी आपको कंटेंट मिल रहा है या सर्कुलर पढ़ रहे हैं या आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसके जो बुलेट पॉइंट है आपको लिखना ही लिखना होता है। अगर आप लिखते हैं अपने हाथों में, अगर समझ में नहीं आया तो भी लिख लीजिए बुलेट पॉइंट, लेकिन जब उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको उसको याद रखने में बहुत सुविधा होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपको नोट्स लिखना, जिसको बोलते हैं। अगर कहीं आप क्लासरूम के लेक्चर सुन रहे हैं तो वहाँ भी नोट्स बना लीजिए। अगर YouTube वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ भी नोट्स बना लीजिए। और अगर सर्कुलर वगैरह पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल बुक से पढ़ रहे हैं तो भी बुलेट पॉइंट्स को नोट्स बना के डायरी में रख लीजिए। तो ये बहुत ही बड़ा अहम रोल अदा करता है आपको ठीक तरीके से उसको समझने के लिए और उसको याद रखने के लिए। क्योंकि अपने हाथ में जो लिखी हुई चीज़ होती है वो फटाक से याद आती है और सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। आपने वो बात सुनी होगी लोगों से कहते हुए कि जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, जो हाथ की लकीरों में लिखा है वही मिलेगा, जो भगवान ने लिख दिया वही मिलेगा, जो ब्रह्मा ने लिख दिया वही मिलेगा। मतलब इन सब बातों से यही समझ में आता है कि जो लिखा होगा वो मिलेगा और हम लिखते नहीं हैं। तो ये जो नोट्स लिखना होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नोट्स लिखने से आपको जल्दी याद आता है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो आपके इंटरनल सर्कुलर्स हैं, आपके रिटेल लैंडिंग के स्कीम्स हैं, क्रेडिट पॉलिसी है, इंटरनल ऑडिट पॉलिसी है, फिर आपके कॉन्करेंट ऑडिट पॉलिसीज़ हैं, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं, रिकवरी पॉलिसीज़ हैं।
तो ये जो है ये आपके पास सर्कुलर, अपडेटेड सर्कुलर होने चाहिए, क्योंकि इनसे भी सवाल जो है आपके इंटरनल बैंक से रिलेटेड सवाल जो है आते हैं। तो आपके पास इनका जो है अपडेटेड सर्कुलर होने चाहिए, उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, तभी तो आप नोट्स बना पाएंगे, आप लिख पाएंगे। तो ये मटेरियल भी आपके पास कलेक्ट होना चाहिए। जी हाँ, अगली महत्वपूर्ण बात है करंट अफेयर्स। तो जो करंट अफेयर्स हैं, बैंकिंग से जुड़े करंट अफेयर्स हैं, आजकल समरी के रूप में भी मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न मीडिया के माध्यम से। जो करंट अफेयर्स के लिए जो मैगजीन्स आते हैं, आप हर मंथली जो मैगजीन्स आते हैं, आप उनको भी अगर फॉलो कर लेंगे तो आपके जो करंट अफेयर्स हैं बैंकिंग रिलेटेड, उनके नोट्स बना लेंगे तो आपके करंट अफेयर्स जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अगली जो बात करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है मॉक टेस्ट। जी हाँ, मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने स्टडी कर ली मटेरियल की, आपने वीडियो से माध्यम से सीख लिया, आपने नोट्स बना लिया, सब कुछ कर लिया। अब बात आती है जब एग्जाम में हम जाते हैं तो वहाँ पर सवाल रहते हैं और 4 जो है जवाब रहते हैं और चारों जवाब जो हैं समान तरीके से लगते हैं। यहाँ पर आती है आपके कला कौशल्य और यहाँ पर आपके जो स्किल की दरकार होती है कि इसमें से कौन सा सवाल जो है ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसमें निर्णय लेने की क्षमता आती है और ये आता है अभ्यास से। तो मॉक टेस्ट आप देखिए, कोई सा एक टॉपिक अगर हम पढ़ा देते हैं, अगर सरफेसी पढ़ा दिए, सरफेसी आपको पूरी तरह से समझ में आया, आप बता भी सकते हो, समझ भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका एमसीक्यू दे दें, अगर 20 से 25 सवाल दे दें तो आप देखिएगा उसमें भी आप घूम जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर निर्णय लेने की क्षमता को ध्यान देना पड़ता है और उसके आधार पर वहाँ पर निर्णय लेना पड़ता है कि ये ज़्यादा है, उपयुक्त आंसर है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट जो है जितना से ज़्यादा अधिक कर सकते हैं आप उतना करिए। ये जो होता है अभ्यास, किसी भी चीज़ में देखिए आप पारंगत होते हैं, वो बार बार करते हैं तो पारंगत हो जाते हैं, गाड़ी बार बार चलाते हैं आप पारंगत हो जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर एग्जाम में सफलता चाहते हैं तो मॉक टेस्ट को बार बार करिए। तो बोलूँगा मॉक टेस्ट जहाँ से भी मिले, अगर परचेस करना पड़े तो आप परचेस कर लीजिए, कहीं से भी आपको मॉक टेस्ट चाहिए, वो भी अपडेटेड क्वेश्चन का मॉक टेस्ट चाहिए सब्जेक्ट वाइज। तो उससे क्या होगा, आपका अभ्यास ज़बरदस्त हो जाएगा और जब अभ्यास में आप पारंगत हो जाते हैं तो सफलता आपको आसान सी लगने लगती है। फिर अगली महत्वपूर्ण बात होती है रिकॉर्ड क्वेश्चन। आपके पास रिकॉर्ड क्वेश्चन पिछले 1 से 2 साल में सभी बैंकों में उस कैडर में कैसे कैसे सवाल आए हैं, अगर वो आपको मिल जाते हैं तो आपके लिए वो इतने मददगार हो जाते हैं, जिससे आपको ट्रेंड्स का पता चलता है कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं, कैसे सवाल आ रहे हैं, किस स्टैंडर्ड के सवाल आ रहे हैं। तो रिकॉर्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि कम से कम 30 से 40% सवाल जो है सभी बैंकों में वही रिपीट हो जाते हैं। तो अगर रिकॉर्ड क्वेश्चन में आप देखिएगा 30 से 40% हूबहू जो है वो आपके प्रमोशन एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी कलेक्ट करके रख लीजिएगा। रिकॉर्ड क्वेश्चन जहाँ से भी मिलते हैं आप उनको अच्छे से रख लीजिएगा और उनकी स्टडी कर लीजिएगा, जिससे आपको ट्रेंड्स का पता चलता है और आप एग्जाम में 30 से 40 क्वेश्चन फटाफट कर जाते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात होती है डिस्कशन। आप डिस्कशन किससे करेंगे, आप किससे डाउट क्लियर कराएंगे अपना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आप गूगल पे जाते हो, अगर कोई चीज़ सर्च करते हो तो गूगल तो वही चीज़ को दिखाता है जिसको ज़्यादा लोग देखे होंगे। अगर आप कोई सर्कुलर टाइप करके रखे रहे, अगर वो टाइप करेंगे ज़्यादा देखेंगे उसको ऊपर लाएगा और अपडेटेड वाले को बहुत नीचे जाएगा क्योंकि बहुत कम लोग देखे हैं। तो वो कन्फ्यूजिंग होता है। आप उस डाउट को, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई किससे डिस्कशन कर रहे हो, किस व्यक्ति का चयन करना है, आपको उससे डिस्कशन करना है ताकि आप उस पर भरोसा कर सको और उसके द्वारा बताई गई जानकारी को सत्य मान सको, ताकि एग्जाम की तैयारी में आपको समय ज़्यादा गंवाना न पड़े। अगली महत्वपूर्ण बात होती है प्रॉपर गाइडेंस। एक मार्गदर्शन का होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा मार्गदर्शन अगर आपको मिल गया, क्योंकि जब हम किसी अजनबी शहर में जाते हैं और अगर हमको कोई बंदा गाइड करके ले जाता है, चलो यहाँ जाता है, तो कितनी आसानी से सफ़र पूरा हो जाता है। ठीक उसी तरह जीवन में भी है, सफलता पाने में भी है, एग्जाम में भी है। अगर आपको कोई मार्गदर्शक अच्छा मिल गया जो उंगली पकड़कर सही जगह ले गया और जहाँ जहाँ रास्ता दिखाते गया, तो आपका जो है सारी समस्या जो है हल हो जाती है और आपको रास्ते दिख जाते हैं उस सफलता को पाने के लिए। तो एक प्रॉपर गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके सानिध्य में रह के आप उस सफलता की सीढ़ी को पाना चाहते हैं। तो एक प्रॉपर मार्गदर्शन भी आपको लेना पड़ेगा और अगर इस प्रॉपर मार्गदर्शन लेते हैं तो आपको सफलता बड़ी आसान नज़र आती है। अगली महत्वपूर्ण बात है समय निकालना, टाइम मैनेजमेंट। आपको अपनी स्टडी करने के लिए समय निकालना है, क्योंकि बैंकर्स जो हैं काफ़ी बिजी रहते हैं, उनका शेड्यूल और उनका काम जो है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, एक्यूरेसी का होता है और जवाबदेही काम होती है और पंक्चुअल काम होता है। तो उनके पास समय जो है थोड़ी सी कम होती है, तो उनको जो समय का मैनेज करना, समय को जो है अपने लिए बचाना, उस समय यूटिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, टाइम यूटिलाइजेशन जो है किस तरीके से कर पाएंगे। तो आप कम से कम 2 घंटा से लेकर 3 घंटा आप स्टडी के लिए समय निकालेंगे तो ही आपको सफलता मिल पाएगी।
तो 1 घंटा आप अगर स्टडी कर लेते हैं, 1.5 घंटे स्टडी कर लेते हैं और 1.5 घंटा अगर मॉक टेस्ट कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ इंग्रेडिएंट्स जिसके माध्यम से आप प्रमोशन एग्जाम में सफलता पा सकते हैं, वो भी अव्वल दर्जे से। जी हाँ, न केवल सिर्फ सफलता पाना आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए वो जानकारियाँ जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आत्मसात भी होनी चाहिए, क्योंकि एक नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आपको उनको कार्य के रूप में एग्जीक्यूट भी करना है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे थे वो इंग्रेडिएंट्स की जो प्रमोशन एग्जाम में ज़रूरी हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जिस तरह से हम चाय बनाते हैं, चाय के लिए इंग्रेडिएंट्स लगते हैं शक्कर, दूध, पानी और जो फ्लेम लगते हैं, इतने सारी चीज़ें रहती हैं तो चाय बेहतरीन बनती है। अगर उनमें से अगर चाय पत्ती हटा दी जाए तो फिर चाय नहीं बन पाएगी। ठीक उसी तरह से सफलता के भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, प्रमोशन एग्जाम के भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिस पर हमने आज चर्चा करी। तो भी समान मात्रा में ये सब होनी चाहिए। अगर इसमें से भी कोई कमी रह गई तो कहीं ना कहीं उसमें मिठास कुछ कमी हो जाएगी, ठीक तरीके से सफलता नहीं मिल पाएगी। तो जी हाँ, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक व्यू रचना मिली होगी, एक ट्रेंड पता चला होगा कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। सिर्फ केवल यूट्यूब वीडियो से ही तैयारी नहीं हो पाएगी, उसके लिए बहुत सारे चीज़ें वैल्यू रखती हैं, इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आशा करता हूँ कि आप अपनाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम को बड़े अव्वल दर्जे से, सम्मानजनक तरीके से, मेरिट स्तर पर सफलता पाकर अपने परिवार वालों को या अपने से जुड़े जो साथियों को है गौरवान्वित महसूस कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बैंकिंग में प्रमोशन और इंटरव्यू से जुड़े हुए वीडियो के साथ आपके बीच आता रहता हूं। अगर इनमें से कोई अच्छी बात आपको लगी हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि ये बात ज़्यादा अच्छी लगी है। आप लोग कमेंट करते हो ना, तो मैं उसको बड़ा ध्यान से पढ़ता हूँ और फिर नए उत्साह के साथ नए वीडियो के साथ आपके बीच आता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।